तो भाई मेरे दो दोस्त पाकिस्तान से जर्मनी आ रहे हैं। आज मैं उन्हीं को रिसीव करने के लिए जा रहा हूँ, तो सोचा कि एक वीडियो बना लूँ, आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। 1.5 साल पहले भी मेरे दो दोस्त आए थे, जिब्रान और सलमान। वो वर्क वीज़ा पर आए थे जर्मनी, उसकी मैंने पूरी वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर की थी। ओ भाई बंदा लेके गया, ये देखें आप। सामान देख सामान थोड़ी सी हो रही कैमरा में आमिर सलीम है। ये वाकई लग रहा है कि अब ये कराची की तरफ से आ रहा है। आ गया फाइनली, लड़कता खड़कता आ गया। कसम यार, माशाल्लाह सामान देखिए। क्या लाते भाई, सही यार, सही ट्राउजर तुम लेकर आए हो। अच्छा ये बैग भी लेकर आए हो। लेकिन ये दो जो हैं ये जॉब सीकर वीज़ा पे आ रहे हैं। वर्क वीज़ा इसका मतलब उन्होंने पाकिस्तान से बैठ के जॉब सिक्योर की थी और फिर उस पर आए थे। और जॉब सीकर वीज़ा चॉनसन कार्ट है, दैट मीन्स कि वो यहाँ पर आएंगे। आज जो दो दोस्त आ रहे हैं और वो यहाँ पर आकर के फिर जॉब सर्च करेंगे। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको देते हैं। पहले जा कर के हम उनको एयरपोर्ट पर रिसीव करते हैं। मैं ऑलरेडी लेट हूँ, वेट कर रहे होंगे मेरा। तो खैर जाते हैं एयरपोर्ट पर, उनको रिसीव करते हैं और आपको दिखाते हैं और फिर इन्फॉर्मेशन वगैरह जो भी है सारी उनसे लेते हैं। सो लेट्स गो। दरअसल मेरे दो सूटकेस हैं जो कि बस में गए थे और तोड़ दिए नीचे से तो उधर अभी एयरलाइन से क्लेम लेता हूँ। तो भाई सूटकेस टूट चुके हैं हमारे बंदे के। ऑडियो भेज रहे हैं कि 2 सूटकेस उसके तोड़ दिए हैं एयरलाइन वालों ने। जाके देखते हैं क्या सूरत हाल है। तो भाई एयरपोर्ट हम पहुंच चुके हैं। ये ट्रेन जो है ये बेसिकली अंडरग्राउंड है। हम एयरपोर्ट से नीचे हैं अभी यहाँ से हम ऊपर जाएंगे और उनका वेट करेंगे। वो टर्मिनल 2 पे हैं, ये टर्मिनल 1 है। वो टर्मिनल 2 से टर्मिनल 1 पे आएंगे, फिर हम उनसे मिलेंगे और फिर हम उनको लेकर आएंगे वापस। सो दिस वीडियो इज़ स्पॉन्सर्ड बाय कोरेकल। अगर आप जर्मनी में स्टूडेंट वीज़ा पर या जॉब सीकर वीज़ा पर आना चाह रहे हैं तो एक बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, ब्लॉक अकाउंट आपको जर्मनी में ओपन करवाना पड़ता है और उसमें पैसे भिजवाने पड़ते हैं। तो ये ब्लॉक अकाउंट जो है आप इजीली कोरेकल के साथ घर बैठे अपना ओपन कर सकते हैं। कोरेकल हैज़ वन ऑफ द बेस्ट ऑफर्स। कोरेकल जो है वो अपनी सपोर्ट के हवाले से जाना जाता है। आप जब भी कोरेकल को ईमेल करते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी तरह की, विदिन 1 या 2 डेज़ वो रिप्लाई कर देते हैं और आउट ऑफ द वे जा करके आपकी प्रॉब्लम जो है उसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, अगर आप ब्लॉक अकाउंट के बारे में और मज़ीद जानना चाह रहे हैं तो कोरेकल ने एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। एक फेसबुक का ग्रुप है कोरेकल सपोर्ट पाकिस्तान। आप ये फेसबुक का ग्रुप ज्वाइन करें। इसमें पुराने लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी अपनी चीज़ें पूछी हुई हैं, आप वो सर्च करें या आप अपने नया कोई भी इशू है वो पूछ सकते हैं इस ग्रुप में। और जो एडमिन हैं इस ग्रुप के वो कोरेकल के ऑफिशियल एम्प्लॉईज़ हैं, तो आप ऑफिशियल लोगों से पूछ रहे होंगे जब भी आप इस ग्रुप में पोस्ट करेंगे। सेकेंडली ये है कि आप कोरेकल के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं, वहाँ जा कर के आप देख सकते हैं देयर आर मैनी वीडियोज़ अपलोडेड ऑलरेडी कि आप ब्लॉक अकाउंट किस तरह से खुलवाएं, आप ब्लॉक अकाउंट को अनब्लॉक यहाँ पर आके कैसे करवाएं। तो सारी चीज़ें ये जो हैं ये कोरेकल के यूट्यूब चैनल पर भी मौजूद हैं। सो आई वुड रिकमेंड कि आप कोरेकल से अपना ब्लॉक अकाउंट खुलवाएं। और अगर आपको ड्यूरिंग योर प्रोसेस कोई भी इशू होता है, कोई भी क्वेश्चन होता है, सो यू कैन डायरेक्टली आस्क कोरेकल सपोर्ट। ये एयरपोर्ट के अंदर ही काम हो रहा है। तकरीबन 1.5 साल से तो मैं देख रहा हूँ इसको काम होते हुए। तो जर्मन जो कंस्ट्रक्शन है ना, वो कहीं पे अगर शुरू कर देना इतना स्लो काम करेंगे कि जिसकी कोई हद नहीं। तो 1.5 साल से ये चीज़ें बनी रही हैं अभी तक। जब भी आओ यहाँ पर, जब हम सलमान खदीर को लेने आए थे तब भी ये कंस्ट्रक्शन हो रही थी और अब भी कंस्ट्रक्शन हो रही है 1.5 साल बाद भी। अरे भाई इतना सामान तो दिखाए, सामान कितना लेकर आए हैं भाई लड़के। भाई पता चल रहा है कोई देसी बंदे आए हैं सामान देखने। आप देखो ये थैलियाँ वैलियाँ तो कैसे सर चक्कर आ रहे हैं बस। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। तो ये 2 टिकट्स हमने ले लिए, एक सलमान की और एक बिलाल की।
अभी इनके पास डॉइचलैंड टिकट नहीं है, वो जो मंथली टिकट होता है ना 50 यूरो वाला, 58 हो गया अब, वो नहीं है, तो अब हम इस पर ट्रैवल करेंगे। मैं तो कह रहा था, आप जो कह रहे थे अभी वो ना कहें। तो भाई हम अपने स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। ये वही स्टेशन है जहाँ पर सलमान और जिब्रान के साथ हम उतरे थे। ये सामने वाली बिल्डिंग जो है वो रेड वाली, यहाँ पर उनको घर मिला था, और इन भाइयों को जो घर मिला है वो रोड के इस तरफ है, करीब ही है, तो स्टेशन हमारा सेम ही है। तो बस अब हम सामान लेके घर जाते हैं। और भाई आते ही मिल गई है बारिश, छतरी लेकर के नहीं आए। अब हम पहले जाते हैं छतरी लेने के लिए रोड। आजा आजा आजा, यहाँ से हम लेते हैं अम्ब्रेला, उसके बाद ही कुछ होगा। मन कैसे होगी? करो करो, बंद करो। ये गाना चाहिए, उसको पूरा खींचो, पीछे पूरा पीछे तक खींचो, और कड़िक करके आवाज़ आएगी। नहीं आ रही ना, वही तो बोल रहा हूँ। अच्छा हो ये गया आ ना, गई। बंद हो गया ना, ठीक है। अब इसको ये ऐसे बंद हो बंद और बंद करो, मतलब ऐसे बंद करके हर तरफ से। ये पहले लेसन मिल रहा है भाई, छतरी इस्तेमाल की नहीं कभी पाकिस्तान में, तो यहाँ छतरियाँ इस्तेमाल हो रही हैं, वो ट्राई हो रहा है छतरी किस तरह इस्तेमाल हो रही है। अब दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आने के बाद वो होती है सिम। अब हम सिम लेने जा रहे हैं, ताकि कम्युनिकेशन हो सके एक दूसरे से, तो सिम लेते हैं। कलर चेक करें आप गाड़ी का बस। रेड लाइट पे देखें ये खड़े हुए हैं, भाईजान जा क्यों नहीं रहे? ये कभी रुके नहीं होंगे पाकिस्तान में रेड लाइट पे, यहाँ पे कैसे आराम से देखें, आते ही पहले 2 घंटे में ही कितना असर हो गया है। भाई अभी यूरो के फाइन नहीं पड़वाने ना, अभी कुछ पता ही नहीं है सिस्टम का, ना इन पता है ना आउट पता है। अभी तो भाई जैसे आप बोलो सुबह है हम बोलेंगे सुबह है, आप बोलो रात है हम बोलेंगे सर रात है। टाइम लगेगा थोड़ा सा, उसके बाद टाइम लगेगा थोड़ा। चलिए हम बिलाल भाई से पूछते हैं कि पहला इम्प्रेशन अभी तक का कैसा है इनका। सबसे पहली चीज़ तो हवा, बहुत ही कोई फ्रेश हवा है, तो वो जाहिर है एक इंसान को एक अलग एहसास होता है। और दूसरी चीज़ जो अभी कराची में जो करंटली हालात हुए हैं, जो इस जगह जगह खुदाई की हुई है, उसके बाद तो बहुत मिट्टी है वहाँ पे। ये चीज़ निज़ाम है, हर चीज़ का सिस्टम है। अभी ऑब्वियसली आए हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, लेकिन हर चीज़ एक ऑर्गेनाइज्ड वे में होती है। ये नहीं कि पार्किंग में सारी गाड़ियाँ सही से लगी हुई हैं, हाँ। लेकिन जो मेन चीज़ जो है वो ये है कि फ्रेश एयर है, सांस लेने में आसानी है, और यहाँ पर बीमार बंदा कम होता है। तो भाई ये मेरे पीछे शॉप है, यहाँ से हमने सिम लेनी है। इस तरह की शॉप्स आपको जगह जगह मिल जाएंगी, ताकि कम्युनिकेशन हो सके। सिम इज़ इम्पॉर्टेंट। भाई जर्मन ट्रेन डिले हो रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? भाई पहले ही दिन है, 26 मिनट ट्रेन डिले हो गई है। पाकिस्तान में तो ट्रेन का सुना था, यहाँ पे आए हैं, यहाँ पे भी पाकिस्तान का लग रहा है असर आ गया है। भाई ये जर्मन ट्रेन डिले हो जाती हैं, काफ़ी बदनाम है ये इस हवाले से। जो टाइम होता है आप उस टाइम पे पहुंचते हो, स्टेशन तो पता चलता है आधा घंटा डिले है या 1 घंटा डिले है, 2-2 घंटे भी डिले होती हैं। खैर अब वेट कर रहे हैं और कोई चारा नहीं है हमारे पास। सी ऑफ करेंगे सलमान भाई को, और फिर वेट करेंगे अगले हफ्ते जब ये वापस आएंगे तो फिर इनसे बातचीत करेंगे। तो भाई ऐसा है कि सलमान और बिलाल को आए हुए अब जर्मनी में हो गए हैं 2 हफ्ते। हमारी वीडियो कंटिन्यू नहीं हो सकी थी उस दिन, क्योंकि थके हुए आए थे, फिर ये लोग रेस्ट करने लग गए, और सलमान को जाना था आगे किसी और सिटी में, तो कंटिन्यू नहीं हो पाई वीडियो। तो आज 2 हफ्ते के बाद ये लोग हाथ आए हैं, तो मैंने सोचा कि इस वीडियो कंटिन्यू करें, कंप्लीट करें इस वीडियो को। एक तो इनसे पूछना है कि इन 2 हफ्तों का एक्सपीरियंस किस तरह का रहा इनका, कैसा फ़ील हो रहा है शुरू के 2 हफ्ते,
क्योंकि एक चेंज होता है पाकिस्तान से जर्मनी, तो ये चेंज कैसा लग रहा है, एक चीज़ ये, और दूसरी चीज़ ये पूछनी है कि इनका प्रोसेस किस तरह हुआ पूरा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स और किस तरह से इन्होंने अपना पूरा प्रोसेस कंप्लीट किया। सबसे पहले सलमान भाई ये बताएं कि सलमान का चेहरा उतरा हुआ क्यों लग रहा है? तो मुझे ये बताएं कि कैसे 2 हफ्ते शुरू के अपना इम्प्रेशन बताएं, कैसा लग रहा है, क्या फ़ील हो रहा है सच्ची सच्ची। भाई 2 हफ्ते जिस तरह से गुजरे ना, मतलब बहुत एक मेजर चेंज आया। सबसे मेजर चेंज ये था कि जब हम यहाँ से एयरपोर्ट से बाहर निकले ना, तो जब हमने सांस ली एयरपोर्ट से बाहर निकल के, तो इस तरह की हमें एक चीज़ फील हुई कि यार एक हवा के अंदर ताजगी है। फिर उसके बाद फिर यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ना भाई, हमें लगता है कि भाई 50 साल अगले या 100 साल आप कह लें पाकिस्तान के, इन कराची के तो आप 100 साल कह लेंगे, कराची 100 साल में भी ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? आप इनका ट्रांसपोर्ट सिस्टम उठा के देखें भाई, एंड टू एंड आपको आपके घर से लेके जर्मनी के एक कोने से लेके दूसरे कोने तक आपने जर्मनी में जाना है, आप आराम से बिला किसी टेंशन के आप सफ़र कर सकते हैं। ट्राम्स हैं, बसेस हैं, रेलवेज़ हैं। मैंने इनका तकरीबन पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम मैंने यूज़ कर लिया। जितनी भी चीज़ें थी मैंने सारी यूज़ की हैं, और सारी की सारी चीज़ें टॉप ऑफ द लाइन है। मतलब आप लेकिन इसको डिले होती हैं, डिले बिल्कुल होती हैं। ये एक चीज़ डिले होती है। देखें, डिले तो हमारी यहाँ PIA की परवाज़ भी 1.5 घंटा डिले हो जाती है, वो तो एयरलाइन की दूसरी परवाज़ बात है। ये देखें, मेन मकसद ये नहीं है पाकिस्तान को जर्मनी से कंपेयर नहीं करना, वो सबको पता है कि जर्मनी कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ है, कंपैरिजन नहीं चाहिए। हमें अपनी फीलिंग्स बताएं कि जर्मनी को लेके क्या फीलिंग है। जर्मनी को लेके भाई यही है कि बेहतरीन है। मतलब हम तो देखें यार, पहले सेटिस्फाइड हो पहले हाँ, 2 हफ्ते, बेहतरीन कोई ये में। तो नहीं लग रहा कि मैं कहाँ आ गया, क्यों आ गया। नहीं मेरा तो इस तरह का कुछ भी नहीं है। बिलाल अपनी राय आका। बिलाल अपनी राय दें आप कि भाई कैसा लग रहा है। अच्छा, मैं इस चीज़ को एक्सटेंड करूँगा। 2 जो इसने रीज़न दिए वो तो परफेक्ट है कि यहाँ का निज़ाम और यहाँ की ऑक्सीजन या आबो हवा की जो बात करें तो वो परफेक्ट है। इसके अलावा जो डिसिप्लिन है ना जर्मन्स का, मतलब अगर रात के 12 बजे भी सिग्नल बंद है चलने वाले का भी ना, तो रुका हुआ है जर्मन। तो वो डिसिप्लिन जो है वो लाइफ में ऑब्वियसली आपको बहुत आगे लेके जाता है, और टाइम की पाबंदी और इस तरीके की सारी चीज़ें जर्मन्स में बहुत ज़्यादा हैं, तो वो विच इज़ अ गुड थिंग ऑब्वियसली। सिर्फ एक चैलेंज है यहाँ पे, और वो है होम सिकनेस, और वो भी कुछ टाइम के लिए ऑब्वियसली होती है। फिर आप अपनी फैमिली बुला लेते हो, बच्चों को बुला सकते हो, और पेरेंट्स को भी विजिट वीज़ा पे बुला ही सकते हैं, तो वो भी कवर अप हो जाती है। लेकिन ये है कि होम सिकनेस तो फील होती है एट सम पॉइंट, लेकिन दोस्त वगैरह हो तो ऑब्वियसली वो। मेरा अगला सवाल था। हाँ, इसी से मेरा अगला सवाल था, जो कि आपने थोड़ा सा पहले जवाब दे दिया। लेकिन अब ये कि अच्छी बातें कर ली जर्मनी की, अब कोई 1 या 2 बुरी बातें बताएं, जो बुरी बातें इन अ सेंस कि जो आपको लगा हो कि यार ये चीज़ यहाँ पे ठीक नहीं है, मज़ा नहीं आया इस चीज़ में। यहाँ पे एक चीज़ जो मैंने अब तक सबसे ज़्यादा फील किया, सन्नाटा बहुत जल्दी हो जाता है भाई। मैं जहाँ से उठ के आया हूँ ना, मुझे रात के 3 बजे भी लोग मिलते हैं, शॉप्स खुली हुई हैं, सारी चीज़ें हैं, रौनक लगी हुई है। तो यहाँ पे ये चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा फील हुई है कि यार सन्नाटा है। आपने पिज़्ज़ा डिलीवर करवा दिया। हाँ, ये चीज़, ये जैसे पाकिस्तान कराची में स्पेशली, कि आपको रात में भूख लग रही है, आपकी आँख खुल गई रात में, आपने बोला यार भूख लग रही है, अब क्या करें, पिज़्ज़ा 4 बजे भी पिज़्ज़ा डिलीवर हो रहा है। यहाँ पे रात में अगर आपको 10-11 बजे 10 बजे क्या, 8 बजे भी कुछ भी नहीं मिल रहा है यहाँ पे। तो 8 बजे ऐसा सन्नाटा है, मैं बाहर निकला 8 बजे, सन्नाटा गुप का आलम, मतलब ये है। बहुत बुरा हाल हो जाता है। लेकिन ये है, ये देखें, बात ये है कि ट्रेड ऑफ्स हैं। मैं हमेशा कभी भी ये नहीं कहता हूँ कि जर्मनी आके आपके सारे मसले हल हो जाएंगे, आप जर्मनी आ गए तो अब आप बोलेंगे मैं जन्नत में आ गया। ट्रेड ऑफ्स हैं, कुछ चीज़ें पाकिस्तान की अच्छी हैं, कुछ चीज़ें जर्मनी की अच्छी हैं, बस आपको ये चूज़ करना है कि आप किन चीज़ों के साथ रह सकते हैं। ठीक है, जैसे मैं अपने बस 2 सेंट्स दे दूँ उसमें, ये कि पाकिस्तान में आपकी फ़ैमिली है, ठीक है, यहाँ पर आपकी फ़ैमिली नहीं है। आहिस्ता आहिस्ता आप बुला सकते हो, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन इमीडिएटली शुरू में स्ट्रगलिंग डेज़ में आपकी फ़ैमिली आपके पास नहीं है। पाकिस्तान में आपको रौनक मिलेगी, कराची में आपको रात में भी रौनक मिलेगी, ठीक है, वो बाकी जो है चीज़ें हैं, लेकिन रौनक है, रात में भी आपको कुछ खाने को मिलेगा, चहल पहल मिलेगी, यहाँ पे वो नहीं मिलेगी। तो ट्रेड ऑफ्स हैं। ऑफ कोर्स जो पॉजिटिव्स हैं वो नेगेटिव्स से बहुत ज़्यादा हैं, तो इसलिए लोग जर्मनी मूव कर जाते हैं। तो ये चीज़ है। अब हमें मेन जो हमारा सवाल है, जो मेन मैंने आप लोगों से पूछना है ताकि दूसरे लोगों की हेल्प हो, वैसे तो पूरे प्रोसेस में हम साथ ही थे, अब अपडेट कर ही रहे थे मुझे वो सारी चीज़ें, तो लेकिन अब हमें शुरू से आखिर तक आपने बताना है कि हम सिनेरियो बना लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक बच्चा है या बच्ची है पाकिस्तान में, अब उसने सोचा है कि जर्मनी आना है और ये जॉब सीकर वीज़ा चांसन कार्टे पे आना है, तो वहाँ से लेकर के पहले तो क्या क्या उसके पास होना चाहिए, अपनी क्वालिफ़िकेशन आप लोग बता दें, क्या किया हुआ है सलमान? मैंने बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस किया हुआ है बहरिया यूनिवर्सिटी से। तो अब
इसमें सीन ये था कि हमारी यूनिवर्सिटी जो है वो एनाबिन इनकी एक वेबसाइट है, उसके अंदर हमारी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड भी है और उसका हमारा प्रोग्राम भी रिकॉग्नाइज्ड है। तो एक हमारे लिए प्लस पॉइंट था, वरना एक इसका एक एडिशनल प्रोसेस आपके पूरे प्रोसेस में ऐड हो जाता है और तो उसके लिए आपको जैप कराना पड़ता थोड़ा है। जैप करवाना पर उस पर हम बात करते हैं। मेन चीज़ ये तो आपने किया हुआ बैचलर्स इन Bachelor's कंप्यूटर Computer साइंस, Science। उसके बाद क्या आपका जॉब का एक्सपीरियंस है? मेरा तकरीबन 4 साल का डाटा एनालिस्ट का जॉब का एक्सपीरियंस है, तो उसी की बेस पे फिर इसकी मैंने बेस पे आपने किया। तो बेसिकली आपने क्या किया चांसन कार्टे में आने के लिए, यहाँ पे जर्मनी आने के लिए? एक तो आपके पास बैचलर्स है, बिल्कुल। आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, जो कि ज़रूरी नहीं है 4 साल का एक्सपीरियंस होना, लेकिन सलमान की प्रोफाइल बता रहे हैं 4 साल का एक्सपीरियंस है इनका जॉब का। और उसके बाद इन्होंने आइल्स किया। आइल्स किया। आइल्स कितना क्या बैंड है? आइल्स में आए थे हमारे 7.5। अच्छा, तो उसमें कोई मिनिमम है कि इतना आए? 6 भी आ जाए तो काम चल 6 जाएगा? भी आ रहे हैं, 5.5 उनका कट ऑफ है। और मैं ये बताएं कि हाँ, मजे की बात, क्या बैचलर्स की सीजीपीए कहीं पे किसी ने पूछा, कोई मसला नहीं हुआ कि नहीं किसी नहीं, की मतलब 2.1 अगर आपकी CGPA है? 2 CGPA भी है, आप बेयरली पास भी हुए हो, तो आप आराम से इस पूरे प्रोसेस चांसन में कार्ड आ पे आ सकते हैं। जब आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए आते हैं, जिस एक चीज़ के जब आप स्टूडेंट वीज़ा के लिए आते हो तो ऑफ कोर्स वहाँ पे सीजीपीए की सब देखा जाता है, उसकी बेस पे आपको मिलता है एडमिशन यहाँ पर। लेकिन चांसन कार्टे पे जब आते हो तो सीजीपीए नहीं देखी गई कहीं पे भी, बस आपने बैचलर्स अपना पास किया होना चाहिए। बिलाल कुछ ऐड करना चाहते तो मेरी प्रोफाइल मैं बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस, सलमान और मैंने साथ बैरियर से किए और मास्टर्स भी मैंने फिर बैरियर यूनिवर्सिटी से किए, कंप्यूटर साइंस में किए। तो अब कभी कभी होता है इंसान को याद नहीं रहती कि इतनी सीजीपीए मास्टर्स में क्या आती है और बैचलर्स में क्या आती है, तो वो अगर किसी की 2 डिग्रीज़ हैं तो वो याद कर ले, क्योंकि इंटरव्यूअर पूछता है और वहाँ से फिर आपका नेगेटिव इम्पैक्ट जा सकता है। एक बात तो ये क्लियर, बैचलर्स में हम तीनों साथ ही थे, एक ही क्लास में थे, बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस, ठीक है। उसके बाद सलमान ने जॉब स्टार्ट कर दी और बिलाल जो है, बिलाल ने मास्टर्स किया अपना, उसके बारे में मैंने भी जॉब स्टार्ट की। मैंने 6 साल जॉब की है, जॉब के साथ ही मैंने मास्टर्स किया अपना कंटिन्यू। 2 साल बाद मास्टर्स में लिया था, कंप्यूटर साइंस बैरियर यूनिवर्सिटी से ही किया है मैंने। और आइल्स मेरा C1, सलमान और मेरा साथ C1 ही था। तो बेसिक जो इनकी प्रोफाइल है, बेसिकली सलमान ने बैचलर्स किया हुआ है, बिलाल ने मास्टर्स भी कर लिया, लेकिन बैचलर्स इज़ द रिक्वायरमेंट। सीजीपी की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आइल्स आपने करना है, फिर आइल्स में जितने भी बैंड्स आ जाएं। और एक चीज़ होती है, आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री जो है ना, वो अनाबिन डेटाबेस में होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी की डिग्री और यूनिवर्सिटी इटसेल्फ। ये मैंने पिछली वीडियो जो बनाई थी उसमें थोड़ा सा क्लिप लगाया था। बेसिकली एक वेबसाइट है अनाबिन, आपने उसमें जाना है, आपने अपनी यूनिवर्सिटी ढूंढनी है, अपने अपना कोर्स ढूंढना है। अगर दोनों चीज़ें वहाँ अवेलेबल हैं तो गुड है, अगर दोनों चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल नहीं है या कोई एक चीज़ भी अवेलेबल नहीं है, यूनिवर्सिटी की डिग्री या यूनिवर्सिटी, तो फिर आपको एक एडिशनल प्रोसेस करवाना पड़ता है जिसको बोलते हैं जैब अटेस्टेशन। वो बेसिकली यही है, आपने जैब की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, 200 यूरो आपके लगेंगे। वो जर्मनी से फिर आपकी अटेस्ट हो जाती हैं या रिकगनाइज़ वो कर देते हैं कि ये जो आपने कोर्स पढ़ा है पाकिस्तान में, ये जर्मनी में एक्सेप्टेबल है, तो वो जैब की अटेस्टेशन हो जाती है। उसके बाद फिर आप सेम स्टेज पे आ जाओगे, फिर आप अप्लाई कर सकोगे। एक चीज़ इसमें मास्टर्स में बड़ा ज़बरदस्त मेरा एक सिनेरियो है, इंटरेस्टिंग सिनेरियो हुआ था कि मेरा जो जैप है ना, वो मास्टर्स का रिकग्नाइज़ नहीं था, यानी मेरी डिग्री मास्टर्स की रिकग्नाइज़ नहीं थी। बहरिया यूनिवर्सिटी तो रिकग्नाइज़ थी, तो मैंने बैचलर्स की बेस पे किया था। और इंटरव्यूअर ने मुझसे एक्सप्लिसिटली पूछी थी कि मेरी लास्ट डिग्री क्या है, मैंने उसे मास्टर्स बताया था, लेकिन मैंने डॉक्यूमेंट में सबमिट नहीं किया था। और उसने मुझसे पूछा भी था कि डॉक्यूमेंट आपने मास्टर्स की डिग्री सबमिट नहीं की, तो मैंने यही बोला था कि मैं बैचलर्स की बेस पे जाना चाह रहा हूँ। तो कोई भी, अगर किसी के पास 2 डिग्रियाँ हो, कोई भी एक डिग्री फुल्ली रिकग्नाइज है, तो आप उसकी बेस पे आ सकते हैं। चलिए, ये एक अच्छी चीज़ मिल गई। इसी तरह बात करने से चीज़ें, लोगों के जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसी से ही हमें चीज़ें पता चलती हैं। जैसे बिलाल ने बताया कि मास्टर्स जो उनका था वो अनाबिन डेटाबेस पे नहीं था, बैचलर्स था, तो उन्होंने फिर अपने बैचलर्स की बेस पे ये अपना प्रोसेस जो है वो किया। आप दोनों ने अपने प्रोसेस में किसी कंसल्टेंट की मदद नहीं ली है, तो मुझे पता ही है। क्या आप किसी को रिकमेंड करते भी हो कि वो किसी कंसल्टेंट को पैसे दे, क्योंकि आप लोगों ने खुद किया है पूरा प्रोसेस? क्या आपको कहीं पे मुश्किल लगी कि यार ये बंदा नहीं कर सकता, कोई कंसल्टेंट लेना चाहिए? आप इनकरेज करते हो या डिस्करेज करते हो? भाई मैं तो कंसल्टेंट कल्चर को बहुत डिस्करेज करता हूँ। सिंपल सा प्रोसेस है, एंड टू एंड आप अपना प्रोसेस खुद आसानी सब कुछ कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक कि पैसे आपको देने की किसी ज़रूरत किस्म ही की क्या है? कंसल्टेंट या पैसों की ज़रूरत है। वही पैसे आप अपने किसी और काम में अंदर यूटिलाइज कर सकते हैं। सेम, आप भी यही बोलेंगे? अच्छा, मैं कंसल्टेंट प्लस एजेंट दोनों कल्चर को मैं सख्त नापसंद करता हूँ। एजेंट कल्चर भी पाकिस्तान, कराची में स्पेशली जो कराची कौंसलेट के अपॉइंटमेंट्स हैं, वो क्योंकि आपने एक खुलता है 1 महीने बाद का, तो आपने खुद करना होता है या फिर एजेंट करके देते हैं। वो बेसिकली उन्होंने रोबोट्स या फिर क्या कुछ भी बनाए हुए हैं, तो बेसिकली उस पर थोड़ी सी रिसर्च है और पेशेंस है। हमें भी टाइम लगा था, मुझे भी तकरीबन। ये भी थोड़ा सा बता दें। अपॉइंटमेंट बेसिकली रात को जब हम लोग कर रहे थे तब समर्स थे, तो 3 बजे के टाइम अपॉइंटमेंट खुलती थी। तकरीबन मैंने अराउंड महीना ट्राई किया। जून में मेरी तुमसे बात हुई थी और जून के बाद मुझे 16 जुलाई को अपॉइंटमेंट मिला था 13 अगस्त का।
तो तकरीबन मुझे महीना लगा था अराउंड, लेकिन ये है कि जो मैंने बिल्कुल बैठ के एग्जैक्ट टाइम पे अप्लाई करना शुरू किया था उसमें 1 हफ़्ता लगा था, वरना ये था कि रैंडमली चलते फिरते देख लिया। 1 हफ़्ता 3 बजे डॉट बिल्कुल ना 2:58 पे बैठ जाता था मैं, और सारे कैशे क्लियर करना और ये सारी चीज़ें लाजमी कर लेगा। ऑटो फिल एक्सटेंशन की थी जिससे सिर्फ डाटा आता है, बट कैप्चा आपको डालना पड़ता। चलें, टू कट इट शॉर्ट, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, मुझे शुरू से आखिर तक अपना सारा प्रोसेस बता दें कि किस पॉइंट पे क्या क्या किया आपने जर्मनी आने तक। जब हमारी बात हुई थी और आपने अपना मतलब ज़ाहिर किया कि भाई हम आ जाते हैं चांसन कांटे पे, तब से लेके डॉक्यूमेंट्स कैसे जमा किए, अपॉइंटमेंट कैसे ली, आपने बता भी दिया, लेकिन दोबारा उसके बाद फिर वीज़ा इंटरव्यू कैसा हुआ, क्या चैलेंजेस आए, शुरू से सारा स्टेप बाय स्टेप ऐसे समझें कि जैसे आप किसी को समझा रहे हैं किसी को आना है जर्मनी। तो सारा शुरू से बताइए ज़रा। भाई सबसे पहले जो आपने सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट काम करना है ना, वो भाई अपॉइंटमेंट से भी पहले आपने जमा करने हैं फंड्स, क्योंकि ये सबसे क्रिटिकल पार्ट है। क्योंकि लोग अपॉइंटमेंट ले लेते हैं, डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेते हैं, सब चीज़ें कर लेते हैं, लेकिन फंड्स नहीं होते। क्योंकि लोगों को होता है फंड्स आ जाएंगे, हम कर लेंगे। फंड से क्या मुराद, कितने पैसे माइंड भाई रखें? तकरीबन 1027 ब्लॉक अमाउंट पर मंथ की है। 13,000 समथिंग है, 13,000 के करीब ब्लॉक अमाउंट हो। तो ये आप पहले ही अरेंज कर लें। क्यों? क्योंकि आप जब होते हैं ना इस स्टेप के अंदर कि हाँ हमने बात की हुई है, वो फंड्स यहाँ से हम जमा कर लेंगे, तो वो चीज़ जमा एंड टाइम पे नहीं हो पाती। तो आई वुड से कि रेदर आप पहले अपॉइंटमेंट लो, आई वुड से कि आप पहले फंड्स एक अकाउंट में जमा करो, फंड्स ब्लॉक करो, और फिर आप अपॉइंटमेंट की ट्राई करो। तकरीबन 13,000 यूरोज़ हैं। आप रिसर्च कर लीजिएगा अभी लेटेस्ट क्या है, एक गूगल की सर्च करेंगे आपको लेटेस्ट पता चल जाएगा। और ये यूरोज़ हैं, तकरीबन पाकिस्तानी पैसे कितने आपने जमा करवाए? 12,500 के हिसाब से 12,500 के हिसाब से तकरीबन अराउंड 36 लाख रुपीज़। हाँ, ये क्या होता है थोड़ा सा? ये ब्लॉक अमाउंट है। बेसिकली जर्मनी आने के लिए ना आपको हर महीने का ब्लॉक अमाउंट चाहिए। जर्मन गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप हमको वीज़ा तो दे रहे हैं, लेकिन आप अपना खर्चा अपने साथ लेके आएँ। कि उसमें ये होता है कि भाई आपका 500 यूरो तक का आपका रेंट चला जाता है, 200-300 में आपकी ग्रॉसरी हो जाती है, फिर आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, फिर आपका 60 यूरो का टिकट है। इस तरह से करके अप्रॉक्सीमेटली आपका राउंड अबाउट 1,000 यूरो का पर मंथ का एक्सपेंस होता है। तो वो कहते हैं कि अगर हम आपको 1 साल का वीज़ा दे रहे हैं तो आपके पास 1 साल की ब्लॉक अमाउंट ये होनी चाहिए। तो बेसिकली ये पैसे आप अपने लिए रखवाते हैं, यहाँ पर आकर के आपको वापस मिलना एग्जैक्टली इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि वो वीज़ा प्रोसेसिंग या फीस के नाम पे कोई अपने चार्जेस डिडक्ट करें, कुछ भी नहीं है। ये सारे आपके अपने पैसे हैं वापस और ये मिल आपको वापस मिल जाएंगे। ठीक हो गया। अच्छा, ये फंड सबसे पहले जमा सबसे करने कर पहले, लिए जमा, बिल्कुल। अब क्या करना है? फंड्स के बाद फिर दूसरी चीज़ अपॉइंटमेंट का बता चुके हैं हम पहले ही कि अपॉइंटमेंट क्या है, किस तरह से लेनी है। फिर उसके बाद आपने अपनी सारी डॉक्यूमेंटेशन सेट करनी है कि डॉक्यूमेंटेशन में HEC से आपके डॉक्यूमेंट सारे के सारे अटेस्टेड होने चाहिए। फिर उसके बाद आपने ये करना है कि आपने ब्लॉक अमाउंट की कन्फर्मेशन होनी चाहिए। फिर एक और इसमें एडिशनल स्टेप है, आपने होटल कन्फर्मेशन होनी चाहिए। एटलीस्ट 1 महीने की आपके पास होटल बुकिंग होनी चाहिए। इसमें ये बता दें कि होटल वही करवाएं जो कैंसिल कर सकें, ताकि Exactly. पैसे बचें। क्योंकि अगोडा और booking.com आपके पास 2 वेबसाइट्स हैं जिन पे फ्री कैंसिलेशन वाले ऑप्शंस होते हैं। कुछ लोग होते हैं वो क्या करते हैं, वो फ्री कैंसिलेशन वाला ऑप्शन देते ही नहीं और उनको लगता है कि ये कंपलसरी है। तो वो मैंने ऐसे भी लड़के देखे हैं हाँ, तो वो जिन्होंने महीने के पूरे पैसे दे के ओह बुकिंग करा ली। उनको था कि ये कंपलसरी है तो ये करा लिए उन्होंने। तो ब्लॉक अमाउंट जितनी उन्होंने दी उसकी हाफ वो उनकी half 1 वो महीने उधर- की उधर- उसके अंदर हाँ, होटल बुकिंग में भी चले गए। हाँ, ये नहीं, आपने होटल बुकिंग तो करवानी है, लेकिन वो सिर्फ इसलिए वीज़ा ऑफिसर को चाहिए होता है कि आपके पास अकोमोडेशन तो है। एग्जैक्टली कि आप बाहर तो निकल फ्री के ख्वार नहीं कैंसिलेशन होगे। वाले करवाएं, जब वीज़ा आ जाए तो उसको कैंसिल करवा दें, क्योंकि हाँ। आपने अकोमोडेशन तो अलग से ढूंढनी है ना, चीप ढूंढनी है आपने कहीं पे। फिर उसके बाद आपने लैंग्वेज देने हैं। आप आइल्स दे लें या आप जर्मन लैंग्वेज का A1 दे लें, दोनों में से जो आपको फीजेबल लगे। हमारे लिए था कि हमें जर्मन आती नहीं, तो हमने कहा भाई इंग्लिश फीजेबल है, हमने आइल्स निकाल दिया। फिर उसके बाद आपने कि आपने ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस लेनी है। सिंपल आप कराची में यूनाइटेड की ले लें, 2-3 इसी तरह की और हैं। आदम जी, ये कोई इस तरह की 12-13 हज़ार रुपए की मिल जाती है एक साल ये की चीज़ है। travel insurance। और ये एंड टू एंड सारी मोटी मोटी चीज़ें, इसके अलावा और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आई थिंक अगर मैं कोई मिस कर रहा लिस्ट हूँ। ऑफ डॉक्यूमेंट्स जो है ना, वो मैं आपको लिंक भी शेयर कर दूंगा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। वो कराची एम्बेसी या इस्लामाबाद एम्बेसी की जो वेबसाइट है, उसमें वो जो पेज है चांसन कांटे वाला, उसमें सारे डॉक्यूमेंट्स लिस्टेड है। तो आपने वहाँ से देख लेने हैं, अपने आपको पता चल जाएगा ये डॉक्यूमेंट सारे हैं ये नहीं है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। ये सारे डॉक्यूमेंट्स मोटे मोटे बिल्कुल। सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए। अच्छा, उसके बाद अब अगला स्टेप क्या हुआ? अब आपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर लिए। डॉक्यूमेंट्स जमा कर लिए सारी चीज़ें। फिर जब आपका अपॉइंटमेंट डे है, बेसिकली जब आपने अपॉइंटमेंट ले लिया, तो अपॉइंटमेंट डे पे आपको वो टाइम दे देंगे, आप उस टाइम पे पहुंच जाएं। अब मेरे टाइम पे ये सीन हुआ था कि
मेरा सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट कलेक्शन हुई थी, मतलब और कुछ भी नहीं हुआ, ना मेरा कोई इंटरव्यू कुछ हुआ, भी नहीं हुआ, वो आप गए, आपको डॉक्यूमेंट उन्होंने कलेक्शन की मुझसे, मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या क्या? ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने मेरे चेक नहीं किए। अच्छा, वो आप कॉपीज जो लेके जाते कॉपीज लेके गए थे, वो उन्होंने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट थी चेक लिस्ट के तौर पे जो देते हैं, तो उन्होंने चेक लिस्ट भी उन्होंने मुझे वापस कर दी, बस कंफर्मेशन और ये आपकी वीज़ा की तस्वीरें, वो जो बेसिकली वो एक एम्बेसी की जो रिक्वायरमेंट होती है, वो सारे डॉक्यूमेंट, ब्लॉक अमाउंट, आइल्स, ये सारी चीज़ें उन्होंने मेरी रख ली थी। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स उन्होंने मेरे चेक भी नहीं किए, और बस फिर उन्होंने मुझे टाइम दे दिया था कि आप इस टाइम पे आइएगा, आपको पता लग जाएगा। बस ये पूरा प्रोसेस था। ये और फिर प्रोसेस है। कितने महीने बाद वीज़ा मिला? मेरे ख्याल से तो टाइम ज़्यादा लग गया था वीज़ा आने में। हमारे वीज़ा आने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। हमारे वीज़ा आने में तकरीबन 6 महीने तक पूरे लग गए। 4 महीने, पूरे 4 4 महीने? पूरे 4 4 महीने महीने, लगे। हाँ। मेरे प्रोसेस में मैं अगर मैं बात महीने करूँ, लग गए थे, 4 महीने हमारे लगे। शायद। मेरे 6 महीने लग गए। मेरे 6, खैर वो मेरी अपनी भी कुछ गलती थी, क्योंकि क्या? पहले मैंने उनको अगस्त की डेट दी, मेरा इंटरव्यू पहले हुआ 23 जुलाई को, तो मैंने उसको डेट दे दी 13 अगस्त की कि आप 13 अगस्त को ट्रैवल करना मैं चाह रहा हूँ। जुलाई के एंड में आपका इंटरव्यू हुआ और आपने बोला कि बस 2 हफ्ते में मैं ट्रैवल करना चाह रहा हूँ। तो एम्बेसी ने मुझे पहले ही बोल दिया था इंटरव्यू के टाइम पे कि देखें ये एक आपको चेंज कराना पड़ेगा। मैंने कहा भाई, क्योंकि मैंने ज़्यादातर स्टूडेंट वीज़ास के केस देखे थे कि वो एक हफ्ते में भी वीज़ा अप्रूव हो जाते थे, तो वही चीज़ मेरे माइंड में थी। इंटेंडेड डे ऑफ ट्रैवल कितनी देर बाद का देना चाहिए अपने वीज़ा इंटरव्यू से? एटलीस्ट आप उनको 1 से 1.5 महीने का मार्जिन 2 दें, महीने वीज़ा का हाँ मार्जिन दें कि वो प्रोसेस कर लें आपकी सारी चीज़ें, वरना फिर आप अगर फ़्लाइट बुक कराएंगे तो वो आपकी फ़्लाइट मिस हो सकती है, तो आपको ये है कि नुकसान अच्छा, होगा। अब ये इंटरव्यू जो आपका हुआ, इसके बाद अगला स्टेप जो है आपको वीज़ा ही मिला है डायरेक्ट, इसके बिल्कुल। बीच में कुछ नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। ओके, तो फिर वो वीज़ा और आप फिर फ्लाई करें। बिल्कुल। बेहतरीन। ये सारी बातें हमने सुनी, सारे स्टेप्स, इसमें आप क्या ऐड करेंगे? किस स्टेप पे किस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए? अच्छा, मैं सबसे पहले तो ये बोलूँगा कि जो इंटेंडेड डेट ऑफ ट्रैवल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इससे अब जैसे इसने 2 वीक्स बाद की दी थी, 2 वीक्स बाद की आपने दे तो दी, हो सकता है प्रोसेस भी हो जाए, चांस एंड काटे अब प्रोसेस होने लगे, उस वक्त नया नया था, मोस्ट लाइकली इस वजह से नहीं हुआ होगा। लेकिन मैंने जो दी थी ना, मैंने 5 महीने बाद की दी थी। मेरा 13 अगस्त को हुआ था और मैंने 15 जनवरी की इंटेंडेड डेट दी थी। उसका रीज़न ये था कि मैंने मार्केट रिसर्च की थी। अक्टूबर नवंबर दिसंबर मार्केट क्लोज हो जाती है, छुट्टियाँ आ जाती हैं, हायरिंग कम हो जाती है, तो फ़ायदा नहीं था। 1 साल का वीज़ा है, 3 महीने ज़ाया हों, तो मैं इसलिए मैंने जनवरी दिसंबर में नॉर्मली और जुलाई के महीने में हायरिंग कम होती है क्योंकि वेकेशंस के मंथ होते हैं, तो इस वजह से मैंने जनवरी दी थी। जो मुझे लगता है मेरा वीज़ा 4 महीने बाद इसी वजह से आया क्योंकि मेरी जो ट्रैवल डेट थी वो मोर देन 3 मंथ्स थी, और जो जितना ऑफिशियली कहीं पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन जो मैंने सुना है कि मोर देन 3 मंथ्स की अगर डेट हो तो आपका वीज़ा प्रोसेस डिले में चला जाता है। मैंने तकरीबन 5 कॉन्सुलेट के चक्कर लगाए थे, वो हर बार ये बोलते 2 वीक्स, लेकिन वो मुझे आइडिया था कि महीने पहले ही आएगा वीज़ा, और एग्जैक्टली महीने पहले आया। मेरी 15 जनवरी इंटेंडेड डेट थी और मेरा वीज़ा मुझे 11 दिसंबर को स्टैंप हुआ और 12 दिसंबर को हमें मिला था वीज़ा, साथ ही मिला था, इत्तेफाकन हम दोनों को साथ ही मिला था। तो एक ये चीज़ होंगी। और कोई इंटरव्यू के टाइम पे मेरा छोटा सा इंटरव्यू हुआ था, लेकिन उसमें वही जो पहले बात की थी कि सिर्फ प्रोफाइल देखते हैं, आपसे प्रोफाइल के बारे में ही सवाल होगा। मैं कहाँ काम कर रहा हूँ, किस पोजीशन पे कर रहा हूँ, क्या एक सैलरी है, शादीशुदा हूँ, बच्चे हैं, सारी जितनी आपकी पर्सनल डिटेल्स और ये सारी चीज़ें वो आपसे पूछेंगे। उसके अलावा एज सच कोई ये है कि वो इंग्लिश और उर्दू दोनों में आपको टेस्ट कर रहे होते हैं, और अगर आपने जर्मन लिखी है तो हो सकता है वो जर्मन में भी बात करें आपसे। ठीक है, तो ये आपने सारा एक्सपीरियंस सुना सलमान और बिलाल का। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, आपको किसी चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है कि किसी कंसल्टेंट को पैसे दे। मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं जो 1500 यूरो कंसल्टेंट को दे के चांसन काटे पे आ रहे हैं, जो कि सिंपल प्रोसेस है। बस उनको ये होता है, ख़ुद पे एतमाद नहीं होता। एक काम एक बंदा खुद कर रहा है, ठीक है, एक जगह वही फॉर्म फिल करके वो अप्लाई कर रहा है, और वही काम वो किसी को पैसे देके करवा रहा है, तो उसको लगता है कि शायद पैसे देके जो बंदा कर रहा है ना वो सही कर रहा होगा, मैं शायद सही नहीं कर रहा। तो खुद एतमादी जो है ना, इसकी कमी होने की वजह से ही लोग कंसल्टेंट्स के पास जाते हैं। उनको लगता है यार मैं कुछ गलत कर दूंगा ऐसा। कंसल्टेंट ने कुछ नहीं करना, उन्होंने भी यही काम करना था जो इन लोगों ने खुद किया है। मैं भी अपने स्टूडेंट वीज़ा पे खुद ही मैंने सब कुछ करके आया, और बहुत से लड़के ऐसे ही हैं जो कि खुद आ रहे हैं। किसी कंसल्टेंट की आपको किसी चीज़ की कोई ज़रूरत नहीं है। अपने पैसे बचाएं, वही 1500 यूरो आपके यहाँ पर आकर पहले 1-2 महीने का ख़र्चा है वो निकल जाएगा। तो अपने वालदैन के पैसे थोड़े से बचाएं, अपने पैसे थोड़े से बचाएं, क्योंकि 3-3.5 लाख की कहानी है। 4 लाख 4.5 लाख भी हो जाते हैं जो लोग कंसल्टेंट्स को ज़्यादा देते हैं। तो ख़ुद पे यकीन रखें, सारा प्रोसेस अपना करें। लेकिन एक बात मैं बताऊंगा, चांसन काटे पे आना
इज़ नॉट द फाइनल स्टेप, ठीक है। ये आप कह लें कि चलें, इसको सेलिब्रेट ज़रूर करना चाहिए। देखें, हर माइलस्टोन को सेलिब्रेट करना है, तो ये भी एक अचीवमेंट है, इसको सेलिब्रेट ज़रूर करें। लेकिन असल कहानी फिर यहाँ से शुरू होती है। तो जर्मनी में ना जिस मर्ज़ी वीज़ा पर आ जाएँ, तो साथ साथ मेरा फ़र्ज़ ये भी है कि आपको सच्चाई भी बताता रहूँ। ऐसा ना हो कि आप एक ख्वाब लेकर आएँ। मेरा जो भी दोस्त जर्मनी में आ रहा है ना, जिसको भी मैं गाइड करता हूँ या जिससे भी मैं कोई भी बात करता हूँ, मैं साथ साथ उसको सच भी बताता रहता हूँ कि भाई ये एक्सपेक्टेशन लेकर आना। ये एक्सपेक्टेशन ना हो कि ऐसा ना उनको लगे कि हसीब भाई वहाँ जाके तो भाई मज़े कर रहे हैं, हम भी जाके मज़े करेंगे। तो मैं उनको बताते रहता हूँ भाई मैं भी इतने ही मज़े कर रहा हूँ और तुम लोग भी इतने ही मज़े करोगे यहाँ आके, ठीक है। तो अपनी एक्सपेक्टेशंस रियलिस्टिक लेकर आनी है। काफ़ी लोग तो इस तरह सोच कर आते हैं, बस मैं एक दफ़ा मुझे जर्मनी जाने दो, ये अब्बा तेरे कर्ज़े भी उतार दूंगा, ये घर भी बन जाएगा, कोठियाँ ही बन जाएगी सब। तो रियलिस्टिक जो चीज़ें हैं वो आपने लेके चलनी है, ख़ुद से अप्लाई करना है, और ये है कि सारा प्रोसेस हो जाएगा आहिस्ता आहिस्ता। और ऐसा कोई मसला नहीं है कि किसी स्टेप पे आपने अगर गलती कर दी तो भाई उसकी वजह से आपका वीज़ा ही रिजेक्ट हो गया। अगर गलती होती है तो आपके फिर भी, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई डॉक्यूमेंट कम जमा करवाया है तो वीज़ा ऑफिसर दोबारा मांग देता है, ठीक है। वो बोलता है कि भाई ये दोबारा ये वाला डॉक्यूमेंट आपका मिसिंग है, ये लेकर के आओ। तो गुंजाइश होती है, आप दोबारा भी उसको गलती को सही कर सकते हो, उसमें टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब एट द एंड कोई इंपॉर्टेंट बात ऐसी, बिलाल सलमान, कोई किसी का भला हो जाए, किसी की हेल्प हो जाए, कोई जो लड़का लड़की इस चांसन कांटे पे आ रहे हैं, तो कोई इनसाइट्स, क्योंकि आपने प्रोसेस अभी रिसेंटली किया है, कोई अंदर की बात, कोई टिप कोई बताना चाहें तो। अच्छा, मेरा ये है कि मैंने ग्रुप्स पे, जो हमारा चांसन काटे का एक ग्रुप बना हुआ है, उस पे मैंने पोस्टिंग की है मल्टीपल टाइम, और लोगों को फेसबुक का ग्रुप है, तो उसमें मैंने एक चीज़ देखी है पाकिस्तानियों में स्पेशली कि नेगेटिविटी बहुत है। एक तो बार बार सवाल, सेम क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। मेरी सिर्फ एक सजेशन है कि अगर आप प्रोसेस करने जा रहे हैं, वो ग्रुप खोलें और उसके सर्च मोड पे आपके सारे सवाल के जवाब आते हैं। सारे सवालों के जवाब लोगों ने कमेंट्स पढ़े। मैंने लिटरली मेरे घर वाले परेशान थे, क्योंकि मैं हर वक्त उसके किसी के कमेंट खोल के पढ़ रहा हूँ। अच्छा, उसमें से इतनी नॉलेज मिलेगी आपको कि अगर आपका प्रोसेस नहीं भी है ना वो पर्टिकुलर, फॉर एग्जांपल आपका सिनेरियो भी नहीं है, लेकिन आप किसी जानने वाले का हो सकता है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरी चीज़ ये कि अपनी रिसर्च खुद करें जॉब से रिलेटेड, और फिर प्रोसेस करें। फॉर एग्जांपल आप किसी पर्टिकुलर फील्ड से बिलोंग करते हैं, आईटी से नहीं करते किसी और, हम तो आईटी के हैं, मैं आईटी का बता सकता हूँ। आप फॉर एग्जांपल फाइनेंस से बिलोंग करते हैं और आप मुझे देख के आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, हो सकता है मेरी फील्ड डिफरेंट हो, आपकी फील्ड डिफरेंट हो। तो पहले अपनी रिसर्च करें, अपनी मार्केट देखें, मार्केट रिसर्च करें, एंड देन अप्लाई करें। वरना देखें, आ जाएंगे और खुदा ना खास्ता अगर साल बाद वापस जाना भी पड़ जाता है तो मेरे हिसाब से तो वो नुकसान नहीं है, कुछ सीख के ही जाएंगे। यहाँ पे मैं बड़ी अच्छी बात बोलता हूँ, अक्सर लोगों को इसको भी बोलता हूँ कि मोहम्मद रिजवान वाली बात है, या तो विन है या लर्न है। तो नुकसान नहीं है, या तो आप सीख के जाओगे या आप जीत जाओगे। आखिर में मैं जो बात करूँगा वो यही कि आने से पहले ना, चांसन कांटे में आने से पहले थोड़ी सी रिसर्च करनी है आपने अपनी जॉब के हवाले से, कि आप जर्मनी में आकर के, चांसन कांटे क्या है बेसिकली, जॉब सीकर वीज़ा है ना। तो मेन ये वीज़ा लेना नहीं है, मेन ये है कि आकर के जॉब ढूंढना, ठीक है। तो अपनी फील्ड के बारे में आपने रिसर्च करनी है थोड़ी सी। वो रिसर्च आप कर सकते हो, यही जॉब सीकर वेबसाइट्स जो हैं, लिंक्डइन, इंडीड, जिंग, स्टेपस्टोन, इस तरह की वेबसाइट्स पे जाकर के पहले थोड़ा सा अपने आप को टेस्ट करें। जॉब पोस्टिंग देखें किस तरह की जॉब पोस्टिंग है, उसमें किस तरह की जॉब्स हैं, क्या वो सारी स्किल्स आपके पास हैं या नहीं। अगर नहीं है तो कुछ टाइम लगा कर के पहले वो स्किल्स इकट्ठी कर लें, उसके बाद हैं। एक पहले वो आए कि हाँ यार मैं जर्मनी जाऊंगा तो मुझे मिल जाएगी जॉब, थोड़ा सा एक ऐसे फील आए तो फिर आप इस वीज़े पे आइएगा। वरना वर्स्ट केस में ऐसा ना हो कि आपको यहाँ पे आके फिर थोड़ी सी परेशानी हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स इट। आई होप कि इससे आपको थोड़ा सा कोई नॉलेज मिली होगी, थोड़ी प्रोसेस का पता चला होगा। अब आप इसी तरह ख़ुद भी प्रोसेस कर सकते हैं एंड यू कैन कम टू जर्मनी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।